नमस्कार। सतीश झा। आपने शायद यूक्रेन का नाम सुना होगा। यूक्रेन एक छोटा सा देश है। इसमें इसके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है। रूस के बाद दूसरे नंबर का देश है ज़मीन के हिसाब से, लेकिन आबादी कुल 4 करोड़ के आसपास है। यानी भारत करीब 28 गुना बड़ा है आबादी में, और वहाँ की आमदनी कुल $5,000 है प्रति व्यक्ति। वो करीब भारत की 2.5 गुना अगर आप औसत आमदनी देखें तो है। उसका भी ख्याल हम इसलिए आया कि परसों शायद भारत सरकार ने कहा कि वहाँ पढ़ने वाले भारतीय वो देश लौट आए। करीब 20,000 छात्र वहाँ पढ़ते हैं। वो ज़्यादातर मेडिकल शिक्षा के लिए जाते हैं। MBBS जो कि अप्रूव्ड है भारत की मेडिकल काउंसिल से, उसके लिए शिक्षा पढ़ने के लिए जाते हैं। और उनकी फ़ीस वहाँ कुछ कम है, 5 लाख से कुछ कम। भारत में उसका एवरेज 20 लाख से ऊपर जाता है, वहाँ 5 लाख से कम। तो अब वहाँ पर एक फ्लैश पॉइंट सा आ गया है, जैसे कि एक ज़माने में विश्व युद्ध के पहले ऑस्ट्रिया में कुछ बात ऐसी हुई थी। किसी ने कहा था कि वो एक बारूद के ढेर पे खड़ा था, उसको जरा चिंगारी चाहिए थी। तो यूक्रेन आज की स्थिति में सिर्फ जरा चिंगारी की स्थिति में है। जरा चिंगारी ऐसा कुछ कर सकती है कि तीसरे विश्व युद्ध की आशंका हो सकती है। तमाम तरह के राजनयिक उस पर बातचीत कर रहे हैं, और इस पे सोचने की बात यह है कि ये छोटा सा देश है, 4 करोड़ लोगों का देश है। इसकी आबादी भारत की 1/28, जैसे मैंने कहा। रूस से पहले जब 1987 के आसपास ग्लासnost के बाद मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत यूनियन का जो अपने आप में उसको ख़त्म किया और तमाम छोटे छोटे देश उसमें से निकले, उसमें यूक्रेन सबसे बड़ा भूखंड था। तो आखिर ऐसी बात क्या हो गई कि यूक्रेन एक रूस और नाटो और अमेरिका के बीच में एक फ्लैश पॉइंट की तरह उभर रहा है। एक तो ये कि नाटो समझता है, नाटो फोर्सेस आप जानते हैं, जब दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ तो अमेरिका ने एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका एक ही मतलब था कि जो यूरोप के जो तमाम देश हैं उनकी सुरक्षा सोवियत यूनियन से कैसे की जाए। और तो एक तरह से जो उस समय के जो खेमे थे कोल्ड वॉर के ज़माने के, शीत युद्ध के ज़माने के, उसमें नाटो की बड़ी भूमिका थी एक स्थायित्व बनाए रखने के लिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कोई झगड़ा नहीं हुआ है। जो झगड़े हुए हैं वो एशिया में हुए हैं, मध्य एशिया में या पश्चिम एशिया में हुए हैं, या पूर्व एशिया में हुए हैं। छोटे मोटे झगड़े लातिन अमेरिका में होते, लेकिन छोटे मोटे थे, बड़े नहीं थे। तो यूक्रेन की एक अलग सी स्थिति है। यहाँ के लोग रूस के लोगों से अलग तरह के नहीं हैं। अगर आप उनको देखें तो आप नहीं पहचान पाएंगे कौन यूक्रेन का है और कौन रूस का है। भाषा थोड़ा सा फ़र्क है। उसके बाद तो रूस में जब से पुतिन एक तरह से 21-22 साल से अकेले राजनेता हैं जो इतने लंबे दौर से रूस का काम संभाल रहे हैं, जब उनके संविधान ने उनको आज्ञा नहीं दी राष्ट्रपति बने रहने की, तो उन्होंने वो प्रधानमंत्री बन गए और अपने शागिर्द को बना दिया राष्ट्रपति। और जब वो जो संविधान की जो सीमा के अनुसार जो समय पूरा हो गया तो फिर से दोबारा राष्ट्रपति बन गए, लेकिन शासन उन्हीं का रहा है। तो पुतिन बहुत होशियार हैं। पुराने KGB के मजे हुए खिलाड़ी उसके अध्यक्ष थे, KGB का काम देखते थे, वहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन वो काफ़ी मजे हुए हैं, काफ़ी स्ट्रेटेजिक हैं, सामरिक दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं। उन्हें कोई जल्दी से आप उकसा नहीं सकते। दूसरी तरफ अमेरिका है। अमेरिका में राष्ट्रपति बदलते रहते हैं। आपने देखा कि ट्रंप 4 साल तक इसी आरोप से जूझते रहे कि वो पुतिन के बहुत करीबी हैं और उनके कुछ रिश्ते हैं। यहाँ तक कि CIA के 3-4 जो पुराने अध्यक्ष थे या उनके डायरेक्टर थे, उन लोगों ने कहा कि ट्रंप जो है एक एसेट है रशिया के। यानी एसेट मतलब होता है कि जासूस। तो एक राष्ट्रपति को जासूस
का उस पर लांछन लगाना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन CIA के डायरेक्टरों ने ट्रंप के ऊपर यह लांछन लगाया। तो उन 4 सालों में जो रिश्ते थे रूस और अमेरिका के, वो अलग तरह के थे। उसमें कभी बात होती थी कि काफ़ी करीबी हैं, कभी जो मनमुटाव भी होता था, लेकिन सब मिला के जो रिश्ता था वो ठीक ठाक रहा। तब भी ऐसा हुआ कि डिप्लोमेट्स को भेजा गया, वापस लिया गया, लेकिन सब मिला के अगर देखें तो दोनों देशों में वो 4 साल आराम से गुजर गया। बाइडेन के आने के बाद ये हुआ, अमेरिका में एक बात ये है कि जब भी रिपब्लिकन राष्ट्रपति होता है तो लोग मानते हैं कि वो रक्षा के मामलों में काफ़ी हावी रहेगा। वो उन्हें कहते हैं कि हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे एक सेनेटर जॉन मैकेन थे जो ओबामा के खिलाफ लड़े थे राष्ट्रपति बनने के लिए, उनके बारे में कहा जाता था कि कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जो लड़ना नहीं चाहते थे। तो जो रिपब्लिकन से वो हमेशा लड़ना चाहते हैं। और आपने नाम सुना होगा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, यानी कि रक्षा और उद्योगों का जो एक अपना जो उनकी मिली भगत जो होती है, उसका आप नाम सुना होगा। उसके तहत अमेरिका का जो डिफेंस बजट है वो करीब मान लीजिए 750-800 बिलियन डॉलर के आसपास है, यूक्रेन की राष्ट्रीय आमदनी का 4 गुना, और वो तमाम देशों के, ज़्यादातर देशों के राष्ट्रीय आमदनी से कई गुना है। तो ये जो है बजट हमेशा बढ़ता रहता है जब भी रिपब्लिकन राष्ट्रपति होता है। और अगर आप देखें अमेरिका में यह है कि राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच में हमेशा एक तनाव सा रहता है। अगर कांग्रेस में सेनेट और कांग्रेस यानी कि वहाँ की जो लोकसभा है और राज्यसभा, अगर उसमें एक ही पार्टी के लोग हों जो राष्ट्रपति की पार्टी के हैं तो चीज़ थोड़ा आसान हो जाती है, लेकिन फिर भी एक बहस चलती रहती है, एक गुत्थम गुत्था होती रहती है। और अगर किसी दूसरी पार्टी का हो गया तो बड़ी मुश्किल होती है। तो जैसे आपने देखा कि बाइडेन बन गए राष्ट्रपति, लेकिन सेनेट में जो है वो बंटवारा 50-50 का है। तो उसमें कोई भी वोट जीतने के लिए उनको 51, जो कि अध्यक्ष होता है सेनेट, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है ऐसे ही होता है, तो उनको अधिकार होता है कि अपना वोट देने के लिए, जिससे कि जो पक्ष सत्ता पक्ष हो उसकी बातें अप्रूव हो जाएं, सेनेट उसको मान ले। जब तक सेनेट कोई भी चीज़ें अप्रूव नहीं करता तब तक वो चीज़ आगे बढ़ती नहीं है। जितने अपॉइंटमेंट्स हैं, वो चाहे जज का हो, चाहे कैबिनेट लेवल का हो, या कई लेवल हैं जहाँ की सेनेट के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, तो उसके बिना राष्ट्रपति काम नहीं कर सकता। तो यानी कि सेनेट की बहुत ज़्यादा महत्ता है, वो हमारे राज्यसभा लोकसभा कुछ ज़्यादा है। तो जो रिपब्लिकन्स हैं वो वार कर रहे हैं बाइडेन के ऊपर कि बहुत कमज़ोर राष्ट्रपति हैं। अब अफगानिस्तान से जो सेना वापस करने का फैसला ट्रंप ने किया था, लेकिन वो हुआ बाइडेन के ज़माने में, तो सारा लांछन बाइडेन पर चला गया कि उन्होंने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस ले ली, क्योंकि कमज़ोर राष्ट्रपति हैं। अब उनके ऊपर फिर लांछन लगाया जा रहा है कि वो यूक्रेन को रूस के हाथ में जाने देने के लिए रास्ता निकाल रहे हैं, जबकि तथ्य ये है कि बाइडेन ने यहाँ तक कहा है अगर रूस ने कोई भी बात की तो उसको मानेंगे कि रूस ने एक उल्लंघन किया है और इन्वेजन कर दिया है, यानी कि उनकी ताकतों ने, उनकी सेना ने यूक्रेन के खिलाफ आक्रमण कर दिया है, ऐसा मानेंगे। उसको कहा गया कि बाइडेन ने बोलने की गलती कर दी। तो अभी जो स्थिति ये है कि अमेरिका मानता है कि वो एक अच्छा देश है, मानता है कि रूस बुरा देश है और चीन भी बुरा देश है। तो अमेरिका की जो गणित है उसमें अमेरिका अच्छा है, वो कोई गलती कर ही नहीं सकता, और रूस बुरा देश है जो अच्छी बात नहीं कर सकता, और चीन भी बुरा है जो हमेशा कोशिश करता है अमेरिका को ऊपर नीचे दिखाने की। नाटो जो है वो बेसिकली अमेरिकन संस्था है, सारा पैसा उसमें अमेरिका का लगा हुआ है। ट्रंप की बड़ी मुश्किल थी कि नाटो में यूरोप का पैसा क्यों नहीं आता। तब उन लोगों ने कोशिश की है कि यूरोप उसमें 2% अपना डिफेंस बजट बनाए, वो भी बात की बात है। लेकिन अभी जो बातें हो रही हैं, नाटो चूँकि बहुत बड़ा मार्केट है, तो यूक्रेन में भी लालच है कि इस तरह उसको ज्वाइन करें। अगर उससे मिल जाते हैं तो उनके पास जो आर्थिक तरक्की की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नाटो चाहता है कि अगर वो यूक्रेन उसके हिस्से में आ गया तो रूस के ज़्यादा करीब रहेगा वो, और उसकी सीमाएं उसको सुरक्षा करनी पड़ेगी यूक्रेन की,
और उस बहाने वो रूस को ज़्यादा कंटेन कर सकेगा, रूस को रोक सकेगा। पुतिन का मानना है कि रूस की जो जो पुरानी जो उसकी अपनी प्रभाव जो उसकी थी, एक ज़माने में सोवियत यूनियन, रूस और सोवियत यूनियन के बीच में बात होती, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में बात होती थी। तो यानी कि सोवियत यूनियन अपने आप में बहुत बड़ी ताकत था एक ज़माने में, अब नहीं है, अब सिर्फ रूस बन गया है। और जो उसके 12-15 जो छोटे छोटे देश बन गए हैं, वो यूक्रेन, जॉर्जिया, एस्टोनिया, लातविया, कजाकिस्तान, कई सारे स्थान उसमें हैं, वो सब जो अलग हो गए हैं, वो छोटी छोटी ट्राइब्स हुआ करती थी। ये सब अब राष्ट्र बने हैं, कभी राष्ट्र नहीं थे। यूक्रेन भी, इसका भी जो इतिहास बड़ा अजीब सा है, ये कभी अपने आप में राष्ट्र बना नहीं था। पहली बार 30 साल पहले इंडिपेंडेंट हुआ। उसके पहले वहाँ तरह तरह के अड़ोस पड़ोस के जो जो वीर सेनानी थे या जो दूसरी ट्राइब्स थी जो हावी हो सकती थी, वो होती रही। अब स्थिति ये है कि यूक्रेन में 2 हिस्से हैं, करीब करीब आधे, लेकिन आधे से कुछ कम चाहते हैं कि रूस के साथ बने रहें, जो कि पूरब की तरफ हैं, और जो पश्चिम वाले वो चाहते हैं कि पश्चिम यूरोप के साथ चले जाएं। उसको लेकर के वहाँ 3-4 जो राष्ट्रपति हुए हैं, उन सब की काफ़ी छीछा-लेदर भी हुई है। आज उनकी बड़ी तारीफ हुआ करती थी और कल बेचारे उनको भागना पड़ा देश छोड़ करके। तो वो चाहे वो या तो रूस परख होंगे या यूरोप के वाले होंगे। जो बीच वाला हिस्सा बहुत छोटा सा है, तो उनका ज़्यादा मतलब नहीं होता। तो नाटो ने प्रलोभन दिया, या यूक्रेन चाहता था कि ऐसा प्रलोभन उससे मिले कि कैसे उसको ज्वाइन करे। रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन ना करे, उसको लेकर के तनाव बना हुआ है। इसके पहले 2014 में रूस की जो ताकतें थी क्रीमिया में पहले से ही थी, तो बिना किसी लड़ाई के उन्होंने उसको रेफरेंडम करके पहले ले लिया। बाद में दोबारा भी रेफरेंडम हुआ, उसको लोगों ने माना नहीं, लेकिन सब मिला के वो क्रीमिया जो है वो रूस का हिस्सा फिर से बन गया। अब जो बाकी हिस्सा है यूक्रेन का, यूक्रेन उसमें जो 2 हिस्से हैं, एक रूस परक, एक यूरोप परक, वो आपस में लड़ते रहते हैं। उनकी जो बंदरबाट में अब मुश्किल ये है कि विश्व युद्ध की एक संभावना सी बनना शुरू हो गई है, उसकी बात लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसलिए क्योंकि रूस कुछ भी है, उसके पास कई हजार न्यूक्लियर हथियार है। तो न्यूक्लियर हथियारों के साथ कोई भी देश लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन सैंक्शंस होंगे, अर्थव्यवस्था पे जोर पड़ेगा। अगर सैंक्शन होंगे तो नुकसान यूक्रेन का भी होगा। तो अभी जो जितनी बात चल रही है, अमेरिका कह रहा है कि आप अपनी सेना उसकी सीमा से हटाइए। रूस कह रहा है वो हमारी जो अक्सर हम करते रहते हैं बेलारूस के साथ अपनी जो चहलकदमी वो कर रहे हैं, वो चली जाएगी धीरे धीरे। और पुतिन साहब को पता है कि कैसे खेल खेलते हैं, वो धीरे धीरे इसको लंबा करते जाएंगे। लेकिन वो चाहते हैं, प्रेशर बना रहे हैं, यूक्रेन नाटो ज्वाइन न करे। उन्होंने नाटो से कहा है कि आप कहिए जो हमारी पुरानी एग्रीमेंट्स है उसके तहत आप ऐसे भड़का नहीं सकते, उनको मत उसमें जोड़िए। अब ये सब जो बातें हो रही हैं, ये तो राजनयिक बातें हैं, लेकिन इसको अगर हम देखते हैं, इसकी समीकरण देखें तो इस तरह है। भारत का रोल उसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन भारत को समझना चाहिए कि दुनिया अब एक सी है। अगर हमारे 20,000 बच्चे एक छोटे से देश में पढ़ने जाते हैं मेडिकल साइंस, अब वो कितना, उसका हिस्सा कितना है? हमारे यहाँ कुल 80,000 सीटें हैं देश में। तो अगर 4 से 5 साल का कोर्स करते हैं तो 4,000 सीटें मान लीजिए यूक्रेन में भारत के बच्चों को मिलती हैं। यानी कि अगर हम 20 हमारे डॉक्टर पैदा होते हैं, बनाते हैं हम देश में, उन 20 में से एक जो है हम यूक्रेन से लाते हैं। तो ये जो एक अनुपात है, और इससे आपको ये भी अंदाज लगता है कि बाहर अच्छी शिक्षा कम पैसे मिलती है। इसीलिए तमाम लोग भारत के, जब से बैंकों ने पैसा देना शुरू किया है बाहर पढ़ने जाने देने के लिए, करीब 2-3 लाख बच्चे हर साल बाहर चले जाते हैं, जो ऐसा सोचते हैं, सोच सकते हैं, उनके पास सुविधाएं हैं सोचने की, या उनको बैंक से लोन मिल सकता है, वो बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ये रिश्ता हमारे कई देशों से बनेगा जहाँ भी पढ़ाई लिखाई की संभावनाएं हैं, जो कि जहाँ पे एक अच्छे स्तर की शिक्षा कम पैसे मिलेगी, वहाँ हम लोग जाएंगे। तो भारत का रिश्ता कई देशों से इस आधार बन रहा है, जो हम जानते ना हो भले,
वो शायद सामने तभी आएगा जब कोई बड़ी समस्या खड़ी होगी, देश अंतर्राष्ट्रीय समस्या खड़ी होगी। लेकिन अब इससे पता लगा कि यूक्रेन एक छोटा सा देश है, उससे हमारा कैसा रिश्ता है। तो उस रिश्ते को अमेरिका ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि भारत, अगर ऐसी बात कोई हो गई, अगर उसका लड़ाई शुरू हुई तो भारत अमेरिका का साथ देगा। अमेरिका की एक परेशानी यह है कि विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के बाद उन्होंने जितनी भी चालें चली हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, कोई चली नहीं ठीक से, कहीं उनकी दाल गली नहीं। वियतनाम में आप देखा, छोड़ना पड़ा। कोरिया में अभी तक बैठे हुए हैं, कुछ हुआ नहीं। और अफगानिस्तान में $20 ट्रिलियन, यानी कि भारत की राष्ट्रीय आमदनी का 6 ट्रिलियन डॉलर, 3 गुना उन्होंने खर्च किया 20 साल में। और वो खर्च करके वो वापस घर के बुद्धू लौट के आए, उनकी हालत ऐसी हो गई। और आपने देखा सीरिया में देखिए, लीबिया में देखिए, जहाँ भी वो गए हैं वो कभी भी सफल नहीं हुए कहीं भी। और सिर्फ जो पहला जो इराक वॉर हुआ था, वहाँ जो लिमिटेड वॉर, तो लिमिटेड वॉर जो है, जो कि यानी कि सीमित जो लड़ाइयाँ होंगी 2, 3, 4, 5, 6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए, एक जिनका जो एक सीमित उनका लक्ष्य होगा, वहाँ आप सफल हो सकते हैं। बड़ी लड़ाइयों में आप फंस कर रह जाते हैं। जापान में अभी भी जो अमेरिकन ताकतें बैठी हुई हैं, यूरोप में अब 75 साल से ज़्यादा हो गए, 78 साल हो गए, अभी तक अमेरिकी फोर्सेस बैठी हुई हैं और उनका काफ़ी बड़ा हिस्सा जो डिफेंस का वो नाटो के नाम पे जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका ठीक से सोच नहीं पाता, क्योंकि वो मानता है कि वो हमेशा सही है। और जो अगर हम मान के चलेंगे हम हमेशा सही हैं और हम बदलती हुई समीकरणों को नहीं देखेंगे, तो बहुत मुश्किल होती है एक सही रास्ता निकालने में, जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट कम हो, जिसमें कि शांति का रास्ता हो, तरक्की का रास्ता हो, जिससे कि सबका फ़ायदा हो। वो नहीं हो पाता। कई लोग ये कहते हैं कि अमेरिका को सोचना चाहिए कि चीन जो है वो एक अपने आप में बहुत बड़ी मुश्किल बनने वाला है आने वाले सालों में, तो उसको रूस से ठीक से बना के रखना चाहिए। तो अभी तक जो स्थिति है उसमें अमेरिका अभी अपनी तरह से सोचता है। उसके पास काफ़ी जो सैनिक ताकत है, उसके आधार पे उनका सोचना कुछ उसमें राजनयिक जो स्तर है थोड़ा सा कुछ कम हो जाता है। किसी ने कहा था कि अगर आप पास इतनी ताकत हो तो आप में जो शील या शिष्टता की जो क्षमता है थोड़ी सी कम हो जाती। तो वहाँ पर आज की स्थिति में यूक्रेन पहुँचा है। यूक्रेन फ्लैश पॉइंट अगली बड़ी लड़ाई का विश्व युद्ध का न बने, इस उम्मीद के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।